सागर वाले जंगल में एक बहुत बड़ा महल था जिसकी महारानी थी रानू चिड़िया। रानू चिड़िया की ख्वाहिश थी कि उसके जंगल में कोई भी पक्षी गरीब ना हो, इसीलिए वो जंगल के पक्षियों में कुछ न कुछ बांटती रहती। गोरी, काश महारानी की मेहरबानी मेरे ऊपर भी हो जाए और मैं भी अमीर बन जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो दोनों पति पत्नी बहुत लालची थे और काहिल भी। वो अमीर बनने की कोशिश में हमेशा अपना नुकसान करते। कबूतर, अगर मेरे जंगल में कोई गरीब है तो उसे मेरे जन्मदिन पर बुलाया जाए। ठीक है महारानी, जैसी आपकी मर्जी। रानू चिड़िया के जन्मदिन पर जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया से मिलने आते हैं। तभी गोरी कौवा और कालू कौवा भी आते हैं। महारानी, ये कालू कौवा और गोरी कौवी हैं। ये बहुत गरीब हैं। सुनो कालू कौवे, आज मैं तुम्हें चंदन का बाग तोहफे में दे रही हूँ, जिससे तुम और तुम्हारी पत्नी अपना गुजारा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महारानी, आप बहुत अच्छी हो। अगले दिन कालू कौवा और गोरी कौवी चंदन के बाग में पहुँचते हैं तो उनकी लालच और भी बढ़ जाती है। कालू जी, हमें इन पेड़ों से क्या मतलब? ना ही इन पेड़ों पर फल हैं जिन्हें बेचकर हम अमीर बनेंगे। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ गोरी, इन खड़े पेड़ों का हमें क्या फायदा? असली फायदा तो तब पहुँचेगा जब हम इन पेड़ों को काट कर जलाकर कोयला बनाकर बेचेंगे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बस यही हाल उन पति पत्नी का था। बगैर कुछ सोचे समझे वो दोनों पति पत्नी पेड़ों को काटने लगते हैं। गोरी, अब इन लकड़ियों को सुखाकर फिर जलाकर कोयला बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों में वो दोनों पति पत्नी तमाम पेड़ काटकर कोयला बना लेते हैं। फिर वो दोनों कोयला लेकर मिठू तोते के पास जाते हैं। अरे मिठू तोते, हमें ये कोयला एक साथ बेचना है। बताओ कितने पैसे दोगे? इन कोयलों के तो मैं 10 सोने के सिक्के दूंगा। अरे वाह वाह, इतने सारे पैसे। कालू, बेच दो, सारे कोयले दे दो इसे और पैसे ले लो। कबूतर, क्यों ना आज जंगल में सैर की जाए। फिर रानू चिड़िया घूमती हुई कालू कौवे के बाग तक आ जाती है। रानू चिड़िया उन तमाम कटे हुए पेड़ों को देखकर बहुत हैरान थी। कालू कौवे, महारानी तुमसे मिलने आई है। आइए आइए महारानी, आपका स्वागत है। कालू और गोरी, अब तो तुम गरीब नहीं हो ना? तुमने सारे पेड़ बेच दिए हैं। हाँ महारानी, मैंने घर तो बनवाया उन पैसों से, मगर अभी तक जरूरियात पूरी नहीं हुई। वो कैसे? इतने सारे पेड़ों के तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले होंगे। हाँ हाँ महारानी, मुझे 10 सोने के सिक्के मिले थे। हमने पेड़ काटकर उन लकड़ियों से कोयला बनाकर बेचा था। ये सुनकर महारानी रानू चिड़िया हैरान हो जाती है और कहती है, क्या उन लकड़ियों में से कोई लकड़ी बची है? जी जी महारानी, ये कुल्हाड़ी का डंडा बचा है। इस लकड़ी के डंडे को ले जाकर बाजार में एक चंदन का ताजर है, उसे बेच कर आओ, फिर ही तुम दोनों को इसकी कीमत मालूम होगी। फिर वो दोनों उस लकड़ी को एक चंदन के ताजर को बेचते हैं, जो उसे बहुत सारे पैसे देता है। फिर उन दोनों पति पत्नी को सब मालूम होता है और वो महारानी के पास जाते हैं। महारानी, हमसे गलती हो गई जो हमने इतने कीमती पेड़ों की अहमियत को ना जाना। हाँ महारानी, हम पे कृपया करें और हमें एक और मौका दें। गोरी और कालू, ऐसा मौका एक बार ही मिलता है। अब उस जमीन पर मेहनत करके गेहूं उगाओ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सर्दियों की ठंडी रात थी। ऐसी ठंडी ठंडी रात में कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बेटे चक्कू के साथ अपने टूटे हुए घर में बैठे हुए थे। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है और मुझे भूख भी लग रही है। जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। सुना है कालू, जग्गू को भूख लग रही है और ठंड भी। जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ और मेरे जग्गू के लिए मीठा फल। गोरी, इतनी सर्दी में मैं कहाँ से लकड़ियाँ ढूंढ कर लाऊं? जंगल में ना तो इस समय मुझे लकड़ियाँ मिलेंगी और ना ही कोई फल। गोरी, जाओ चिड़िया से ही मेरे जग्गू के लिए दाना लेकर आओ।
कालू, गई थी मैं चिड़िया के पास, आज चिड़िया को भी कोई दाना नहीं मिला। जग्गू बेटा, तू अभी सो जा, सुबह होते ही मैं तेरे लिए फल लेकर आऊंगा। कालू, निखट्टू कहीं के, अगर तुम ये पहले ही कर लेते तो आज हमें इतनी मुसीबत ना झेलना पड़ती। रानो चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को अपने पंखों में छुपाया हुआ था। मम्मा पापा, बहुत ज्यादा ठंड है, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। पापा, आप कुछ करें ना। जंगल में बर्फ गिरने के कारण जंगल के सभी पक्षियों की हालत बहुत खराब थी। किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो किसी का घर टूटा हुआ था। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लोरी सुनाते हुए सुला देती है। टुन्नू जी, ऐसा कब तक चलेगा? रानो, मैं क्या करूं? जंगल में ना दाना मिल रहा है और ना मेरे लिए कोई काम। अगर कोई काम मिलेगा तभी तो मैं गुड़िया के लिए गर्म कपड़े लाऊंगा। सुबह होते ही जंगल में काले बादल छा गए और जोरों की बारिश शुरू होने लगी। टुन्नू जी, पहले सर्दी कम थी, जो अब बारिश भी शुरू हो गई। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। गुड़िया की आँख खुल जाती है। माँ, ये बारिश क्यों शुरू हो गई? पता नहीं गुड़िया, शायद हम गरीब पक्षियों को ऐसे ही मरना होगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि छत टूटने लगती है। रानो, गुड़िया को लेकर जल्दी बाहर निकलो, ये छत गिरने वाली है। उन तीनों के बाहर आते ही उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। ऐसे देखते ही देखते जंगल में सभी पक्षियों के घर या तो टूट गए थे या फिर नीचे गिर गए थे और बारिश थम गई थी। फिर वो सभी पक्षी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। पक्षियों, अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसे ही सर्दी बढ़ती रही तो हम सब मर जाएंगे। हाँ टुन्नू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, हम जाएं भी तो कहाँ जाएंगे? पक्षियों, मेरे पास एक उपाय है। हाँ गोरी बहन, बताएं, क्या उपाय है आपके पास? चिड़िया, क्यों ना हम सब मेरी सहेली चील के पास चलें, पहाड़ों पर। वहाँ हमें रहने के लिए गुफा मिल जाएगी। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि कितनी ठंड पड़ रही है, अगर हम ऐसे ही खड़े रहे तो सर्दी से जम जाएंगे। मगर गोरी बहन, हम कैसे विश्वास करेंगे उन चीलों का? चिड़िया बहन, मुझे लगता है गोरी ठीक कह रही है, हमें चीलों का सहारा लेना होगा। हमारे पास अब कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हाँ तोती बहन, तुम ठीक कह रही हो, मेरी गुड़िया को भी बहुत ठंड लग रही है। फिर सभी पक्षी अपने बच्चों को साथ लेकर पहाड़ों की ओर चल पड़ते हैं। गोरी, इतनी सर्दी में तुम यहाँ क्या कर रही हो? चील सहेली, नीचे जंगल में बहुत सर्दी पड़ रही है और बारिश के कारण हम सबके घर भी टूट गए हैं। हमारे पास रहने के लिए ना घर है और ना खाने के लिए कोई दाना। हम सब बहुत मुश्किल में हैं। तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। चील मन ही मन में सोचने लगती है। अरे वाह, ये काली कवि तो सभी पक्षियों को साथ ले आई है। ये तो मेरे लिए अच्छा हो गया। इतनी सर्दी में कहाँ मुझे कोई भोजन मिलने वाला था, अब तो घर बैठे ही भोजन मिलेगा। पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे, इनको तो देखकर अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या हुआ चील सहेली, किन सोचों में पड़ गई हो? कुछ नहीं सहेली। हाँ गोरी, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम यहाँ रह सकती हो। वैसे भी मुश्किल में दोस्त के ही काम आता है। फिर वो सब पक्षी गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा में आग जलने के कारण गुफा बहुत गर्म थी। सभी पक्षी बहुत खुश थे और उनके बच्चे भी। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर गए। मिट्ठू जी देखिए, मेरा बेटा कहाँ चला गया? बाकी सब पक्षी भी उठ जाते हैं। हरियाली, क्या हुआ? क्यों इतना रो रही हो? मिट्ठू जी देखिए, मेरा बेटा, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? हरियाली, यही होगा। बाहर क्या होगा? रुको, मैं देख कर आता हूँ। मिट्ठू तोता अपने बेटे को ढूंढने बाहर चला जाता है। हरियाली बहन चुप कर जाएं, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, यहीं बाहर क्या होगा खेलने। हाँ हरियाली बहन, मुन्ना बाहर ही होगा। मिट्ठू तोते को अपने बेटे के पंख पहाड़ों के पास पड़े हुए नजर आते हैं। मेरा मुन्ना, मेरे मुन्ने को खा गई, वो जालिम चील मेरे मुन्ने को खा गई। मिट्ठू तोता रोते हुए तुरंत वापस गुफा में जाता है। खा गई, वो जालिम चील खा गई मेरे मुन्ने को, वो जालिम चील ने मेरे मुन्ने को खा लिया। ये सुनते ही हरियाली तोती भी जोर जोर से रोने लगती है। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उस चील पर विश्वास किया, देखो उसने हमें धोखा दिया है।
चिड़िया, ये मोटी चोंच वाला झूठ बोल रहा है, मेरी सहेली ऐसी नहीं है। चलो पक्षियों, अब हम यहाँ और नहीं रहेंगे, अब हम सब यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से नहीं जाते। गोरी, तुम्हें नहीं लगता क्या कि हमें भी सब पक्षियों के साथ चले जाना चाहिए था? कालू, बड़ी फिक्र है तुम्हें उन पक्षियों की। जाओ, तुमने भी साथ जाना है तो जाओ, मगर मैं और मेरा जग्गू यहीं रहेंगे। बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंडी में वो कहाँ जाएंगे, वापस यहीं लौट कर ही आएंगे। वो सब पक्षी एक जगह पर बैठ जाते हैं। पक्षियों, हमारे पास अब एक ही रास्ता है, हमें किसान की पत्नी के पास जाना होगा। वो बहुत दयालु है, वो हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। फिर वो सब पक्षी किसान की बीवी के पास जाते हैं। क्या हुआ पक्षियों, तुम सब इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, हम बहुत मुसीबत में हैं। इतनी सर्दी में हमारे घर टूट गए हैं, जंगल में ना कुछ खाने को है और ना सूखी लकड़ियाँ, और तो और मिट्ठू के बेटे को भी चील ने खा लिया है। हम सब बहुत मुश्किल में हैं, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। चिड़िया, चुप कर जाओ। चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। हमारे खेतों में कद्दू की फसल तैयार है, उसमें जो बड़े बड़े खोखले कद्दू हैं, तुम उसमें जाकर अपने घर बनाकर रहो। एक तो तुम्हें वहाँ भोजन भी मिल जाएगा और रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। तुम सब बारिश से भी बच जाओगे और सर्दी से भी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वो सब कद्दू के खेत में चले जाते हैं, और फिर वो सब बड़े बड़े कद्दू में अपने घोंसले बनाकर रहने लगते हैं। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी जब सोकर उठते हैं तो उनके बेटे के पैर पड़े हुए थे। कालू, मेरा जग्गू, मेरे जग्गू को वो जालिम चील खा गई। गोरी, मैंने तो तुमसे कहा था कि हम भी चिड़िया के साथ चलते हैं। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज मेरा जग्गू मेरे साथ होता। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत रोते हैं और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक कबूतर को अपने घर का काम करवाने के लिए एक नौकरानी की जरूरत थी। वो सोच रहा था कि नौकरानी कहाँ से ढूंढे। फिर उसे एक विचार आता है। वो पंफलेट छपवाकर पूरे जंगल में गिरा देता है। अब तो जरूर मुझे कोई ना कोई काम वाली मिल जाएगी। ऐसे कबूतर सुख का सांस लेता है। वो अपने विचार पर बहुत खुश था। अरे, ये क्या है, पढ़कर देखती हूँ। मुझे काम करने वाली एक नौकरानी की जरूरत है। मैं कबूतर इसी पहाड़ों वाले जंगल में रहता हूँ। अगर किसी ने काम करना हुआ तो मुझसे राब्ता करे, अच्छी तनख्वाह मिलेगी। मैं भी तो किसी काम की तलाश में हूँ, क्यों ना कबूतर के पास ही काम कर लूँ। फिर गोरी कौवी कबूतर के घर चली जाती है। क्या खाना बनाना आता है तुम्हें? क्यों नहीं साहिब, मेरे पंखों में बहुत स्वाद है। मैं कौन सा तुम्हारे पंख खाऊंगा, सीधे से बताओ, खाना बनाना आता है कि नहीं? साहिब, आप तो गुस्सा ही कर गए। मैं सारा खाना बना लेती हूँ और घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। ऐसे गोरी कौवी कबूतर के घर के काम करने लगती है। कुछ दिनों के बाद, काम वाली मासी कहाँ हो? साहब, मेरा नाम गोरी है। आप मेरा इतना लंबा नाम लेने से अच्छा है कि मुझे गोरी ही बुलाया करें। अच्छा अच्छा, एक तो तुम बोलती बहुत हो, रसोई में दालें नहीं हैं। साहिब, मैं आपको बताने ही वाली थी कि रसोई में दालें खत्म हो गई हैं। मेरे जानने वाली एक चील की नौकरानी है, वो पूरा महीना 1 किलो दाल से निकालती है, और तुमने तो 2 दिन में ही सारी दालें खत्म कर दी। साहिब, मैंने कौन सा खुद खाई हैं, आपको ही तो पका पका कर खिलाई हैं। आप चिंता न करें, आइंदा से कुछ ऐसा करूँगी कि दालें ज्यादा देर तक चलें। अगले दिन कबूतर थका हुआ शाम को घर आता है। साहिब, आपके लिए पानी लाऊं? नहीं, मुझे भूख लगी है, खाना ला कर दो। ठीक है साहिब, मैं अभी लेकर आई। फिर गोरी कौवी रसोई से रोटी लेकर आती है। ये क्या, ये रोटी मैं किसके साथ खाऊंगा? दाल नहीं बनाई क्या? कल ही तो मैंने 1 किलो दाल ला कर दी है तुम्हें। साहिब, ठहरे तो सही। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी टूटी के साथ एक पाइप लगाकर कबूतर के पास ले आती है। साहिब, अब रोटी खाएं
और साथ में दाल इस पाइप से पी लें। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? साहिब, मैं अब झील की नौकरानी की तरह सियानी हो गई हूँ। मैंने सारी दाल पकाकर टैंकी में डाल दी है। अब पूरा महीना खत्म नहीं होगी दाल। ये सुनकर कबूतर सर पकड़कर बैठ जाता है। मुझे तो तुम कोई पागल लगती हो। साहिब, मैंने तो आपका भला ही किया है। दाल बड़ी स्वाद बनी है। आप एक बार पाइप को तो मुंह लगाएं, मैं टोटी खोलती हूँ। उस चील की नौकरानी से तुम्हारा क्या मुकाबला? वो एक काम करने जाती है तो सारे काम करके लौटती है। वो कैसे साहिब? कल ही चील ने अपनी नौकरानी को बल्ब लेने भेजा और उसकी नौकरानी आते हुए लालटेन और मिट्टी का तेल भी लेकर आई और साथ में एक मोमबत्ती भी। वो कैसे साहिब? मुझे पता था तुम जरूर पूछोगी, इसलिए कि अगर लाइट चली भी जाए तो लालटेन से रोशनी हो या फिर मोमबत्ती जला ली जाए। मैं भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करूँगी साहिब। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कबूतर को बुखार हो जाता है और कबूतर अपनी नौकरानी से कहता है, गोरी, जाओ और बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ, मुझे सख्त बुखार है। मैं अभी गई साहिब। ऐसा कहते हुए गोरी कभी बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर जल्दी चले, मेरे मालिक कबूतर को बहुत तेज बुखार है। मैं अभी आती हूँ। बाकी काम भी साथ में ही कर लेती हूँ। ऐसा ना हो कि साहिब फिर से मुझे चील की नौकरानी का ताना दें। फिर गोरी कभी कुछ चीजें लेती है और बुलबुल को साथ लेकर घर आ जाती है। गोरी, तुमने बहुत देर कर दी आने में। कबूतर, आपकी नौकरानी मुझे छोड़कर सामान लेने चली गई थी बाजार से। गोरी, ये सामान कैसा है? साहिब, मैं चील की नौकरानी से कम नहीं हूँ। मैंने भी सारे काम एक साथ ही कर दिए हैं। ये रही लकड़ियाँ और ये रही माचिस आग जलाने के लिए। देख लें साहिब, अगर डॉक्टर से आपको आराम न आया और आप मर गए तो आपका अंतिम संस्कार करने के लिए मैं सारा सामान ले आई हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें काम पर रखा। साहिब, आपने ही तो कहा था कि चील की नौकरानी बल्ब लेने गई और लालटेन भी साथ लेकर आई। आपके मरने के बाद भी तो ये सब लेने मुझे ही जाना था। ये सुनकर कबूतर गुस्से से लाल पीला हो रहा था, मगर गोरी कभी हैरान थी कि मालिक खुश क्यों नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया और गोरी कभी बड़े पेड़ के नीचे बैठी अमरूद खा रही थी कि तभी उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने अभी पक्षियों से सुना है कि पास के जंगल में एक जादुई तालाब है। जो भी वहाँ जाकर सच्चे मन से अपनी मुराद मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कबूतर भैया, आपसे किसी ने झूठ बोला होगा। भला ऐसा कौन सा तालाब है जहाँ हर इच्छा पूरी होती है? चिड़िया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद जाकर इच्छा मांग कर देख लो। गोरी कभी ये सब सुन रही थी। गोरी कभी बहुत लालची कभी थी। वो तुरंत अपने घर जाती है। गोरी कभी ने कालू कौवे को सारी बात बताई। कालू जी, हमें इस तालाब पर जरूर जाना चाहिए। अगर हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हम मालामाल हो जाएंगे। गोरी, ये किसी ने झूठ बोला होगा। हमें मेहनत करनी चाहिए, इन चक्करों में मत पड़ो। ऐसा ना हो कि हमें इसका अंजाम भुगतना पड़े। कालू जी, मेहनत से क्या मिलता है? अगर जादुई तालाब है तो हमें एक बार किस्मत आजमा लेनी चाहिए। दूसरी ओर रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया से कहती है, सुनिए जी, मैंने सुना है जो भी वहाँ इच्छा मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे कर्मों पर भी निर्भर करता है। हमें तालाब को परखने का लालच नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सोच हमेशा ठीक होती है रानो, मगर अगर तुम चाहो तो हम एक बार कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अगले दिन गोरी कौवी और कालू कौवा दूसरे जंगल तालाब के पास जाते हैं। तालाब बहुत सुंदर और शांत था। तालाब के इर्द गिर्द बड़े बड़े पेड़ थे। तभी गोरी कौवी ने तालाब की तरफ देखा। गोरी कौवी को तालाब में से एक आवाज सुनाई दी, जो भी यहाँ आएगा उसे कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। अपनी सच्ची इच्छा मांगो।
तालाब जी, मैं बहुत अमीर कवि बनना चाहती हूँ। हमारे पास ढेर सारा सोना हो जिससे मैं अमीर बन जाऊँ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मगर ध्यान रखना जो भी तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा। फिर गौरी कवि और कालू कौवा खुश होकर घर वापस चले जाते हैं। जब गौरी कवि घर पहुंची तो उसके घर सोने का ढेर लगा हुआ था। गौरी कवि वो सब देखकर बहुत खुश हुई। देखा कालू, हम कितने अमीर हो गए। मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ गौरी, वो तो सच में जादुई तालाब था। है, जल्दी करो, अपना थैला खाली करो, वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। फिर वो तीनों मिलकर कालू कौवे से थैला छीन लेते हैं और अपने बच्चों को थैले से बाहर निकाल लेते हैं। इसे पुलिस के हवाले करना होगा, फिर ही जंगल में शांति होगी। गुड्डू ने दिमाग से काम लेते हुए अपने दोस्तों की जान बचाई और छोटे मिट्ठू की लालच ने उन्हें खतरे में डाल दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।